प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये राजनीति विज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है आपकी। और तारीख है 1 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आपका जो ये पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का विकास, उससे रिलेटेड आपकी रिवीजन वर्कशीट आ रही है। ये आपकी दूसरी वर्कशीट है। इस वाली वर्कशीट में आपको वही 10 क्वेश्चन जो हैं लघु और दीर्घ उत्तर वाले, 3 से 5 अंक वाले ये प्रश्न हैं 10। और नीचे जो है आपका 4 अंक का स्रोत आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और हर एक उत्तर का जो नंबर है वो 1 है। चलो अब इनके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है कि इसका कारण यह है कि व्यक्तियों के जीवन की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो। अगर जो मजदूर है वो क्या चाहेगा, उसकी आकांक्षा होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले। ठीक है, उसकी जो मजदूरी है वो बढ़ के मिले। किसान है वो चाहेगा कि उसकी फसल का उसके अधिकतम मूल्य मिले। जो व्यक्ति किराए पे रहता है उसकी आकांक्षा क्या होती है, वो चाहता है कि उसका खुद का मकान हो। ठीक है, तो लोग अलग अलग होते हैं, उनकी स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि उनकी जो विकास के लक्ष्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कई बार कि 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो। मतलब क्या है, एक के लिए जो फ़ायदेमंद है वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है, पर हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो। ठीक है, क्योंकि उसकी तो आज़ादी छिन रही है ना, कि उसको घर के कामों में हाथ बटाना पड़ रहा है। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, परंतु ये वहाँ के आदिवासियों व किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, क्योंकि जब बांध बनता है तो बहुत सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो वहाँ के जो किसान होते हैं या वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं वो उनके घर बार जो है छूट जाते हैं, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए ये सही नहीं है। वो हो सकता है कि ये जो किसान हैं या आदिवासी, वो चाहते हैं उनके खेतों के सिंचाई के लिए केवल छोटे छोटे चेक बांध या तालाब बने। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 2, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो जो यूएनडीपी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कैसे विकास की गणना करता है, वो 3 तत्वों के औसत के रूप में करता है विकास की गणना। एक है लोगों का शैक्षणिक स्तर क्या है, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, जबकि जो विश्व बैंक है उसके द्वारा विकास मापने के मापदंड क्या है, वो क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है देशों को 3 वर्गों में विभाजित करता है। एक तो होता है धनी देश, दूसरे हो गए निम्न आय वाले देश और तीसरे हो गए औसत आय समूह वाले देश। ठीक है, तो धनी देश वो वाले देश हैं जहाँ पर 2017 में जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है वो 12,056 US डॉलर से अधिक है। ठीक है, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है। और निम्न आय वाले देश कौन से हैं, ये वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 US डॉलर से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, और औसत आय समूह वाले देश वे हैं जिनकी आय उच्च और निम्न आय के बीच में होती है, यानी इन दोनों के बीच में जिन देशों की आय होगी वो क्या कहलाएंगे, औसत आय समूह वाले देश। चलो, तो अगर हम तुलना करें तो यूएनडीपी द्वारा इस्तेमाल किया गया जो मापदंड है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय वाला मापदंड यह नहीं बतलाता कि लोगों में यह आय किस प्रकार वितरित है। ठीक है, वो उसका समान वितरण होने पर जो है व्यक्ति की सही स्थिति का पता नहीं चलेगा, उसके सही विकास का पता नहीं चलेगा। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो बेटा ये आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें अच्छे से प्रश्न दिया है, उसका उत्तर दिया गया है, वही मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, जब आप स्कूल जाओगे पढ़ोगे तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगी और आप अगर विभिन्न प्रकार की जो भी कलाएं सीखते हो तो आप उसमें निपुण भी होते हो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रोजगार का स्तर बढ़ता है, अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जो रोजगार मिलने की संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है,
नई तकनीकों व का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, ठीक है। जिस देश के लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। चलो आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के बारे में जागरूकता बढ़ती है कि हमें, ठीक है। चलो, पर्यावरण के प्रति वो सजग होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनसे पर्यावरण को हानि हो सकती है, तो किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब चलते हैं, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अब जितने लोग शिक्षित होंगे और नई नई टेक्निक ईजाद करेंगे, नए नए जो उद्योग धंधे हैं वो लगाएंगे, तो इसीलिए जो साक्षरता है वो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, वो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, संक्रामक यानी जो फैलने वाली बीमारियां होती है, जैसे समय कोरोना वायरस है, वो संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है, ठीक है। तो पैसा इससे नहीं बचा सकता, ठीक है। जब तक कि समाज इसके लिए कदम नहीं उठाता, सरकार इसके लिए कदम नहीं उठाती, तब तक ये जो पैसा वो हमको बचा नहीं सकता इन सब बीमारियों से। और भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी हम पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है। और जीवन की और भी जो खुशियाँ होती हैं वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, है ना। जैसे किसी की दोस्ती, प्यार, खुशी के पल हम पैसों से नहीं खरीद सकते। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। इसके 3 कारण लिखिए। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें 3-4 कारण मैंने लिखे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है ना, लड़कियों का पढ़ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, उन्हें लगता है कि जो लड़कियाँ उनको घर के कामकाज करने चाहिए, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी। उसके अलावा समाज में आप तो लैंगिक भेदभाव कि लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है और लड़के लड़की में से चुनना है कि किसे पढ़ाना है, तो वो लड़के को आगे बढ़ाना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते भी कई जो लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई आगे तक जारी नहीं रख पाती, ठीक है, गरीबी के कारण। उसके अलावा सरकार और समाज ने इसके लिए कई बार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। कई स्कूलों में हो सकता है कि कई ग्रामीण इलाकों में जो है स्कूल जो है वो बहुत दूर हो, जिसके से लड़कियां वहाँ ना जा पाती हूँ, है ना, या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती इसलिए वो स्कूल नहीं जाती, या उन्हें यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं होने की वजह से भी कई जो लड़कियाँ होती हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले सार्वजनिक सुविधाएं होती क्या हैं? तो सार्वजनिक सुविधाओं से आशय उन सुविधाओं से है जिन्हें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर ना तो खरीद सकता है, ना ही ये प्रतिबंधित नहीं होगा, प्रबंधित होता है, ठीक है। ये शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, ये प्रबंधित आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको प्रबंधित लिख देना, कर सकता है। ये सुविधाएं सामान्यतः सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कि किसी भी देश के विकास के लिए निम्न सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कौन कौन सी है? प्रदूषण मुक्त वातावरण, संक्रमण योग्य बीमारियों से संरक्षण, अच्छी बुनियादी संरचनाएं, मतलब इसमें हो गया अच्छे अस्पताल हों, सड़कें हों, और ये स्कूल्स हों, ठीक है। तो ये सारी अच्छी बुनियादी सुविधाएं होंगी, बुनियादी संरचनाएं होंगी, तब जाके जो देश है वो विकास करेगा, और ये कौन उपलब्ध करवाता है? सरकार। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था की अच्छी स्थिति, सुरक्षित पेयजल, सफाई प्रबंधन एवं जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारा सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत, जो सरकार उपलब्ध करवाती है। अब सार्वजनिक सुविधाएं हमें 4 बतानी थी, तो एक हमने बता दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? उचित मूल्य पर यानी गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया सरकारी अस्पताल, यहाँ पे जो है लोगों का मुफ्त में या बहुत कम पैसों में इलाज होता है। तीसरा क्या है? सरकारी विद्यालय एवं कॉलेज, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम या मुफ्त कीमत पर जो है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी परिवहन सुविधाएं हो गई जो बहुत सस्ते में आपको आने जाने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, डीटीसी, मेट्रो इत्यादि। चलो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब प्रश्न नंबर 7, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। यानी पर्यावरणीय, हमारा जो पर्यावरण है बेटा, उसको लगातार क्या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता जो गिरती जा रही है ना, वो प्रदूषित होता जा रहा है, तो उसको रोकने के हमको 3 उपाय बताने हैं। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सतत आर्थिक विकास होता क्या है। तो सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ठीक है, तथा जो वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ जो भावी पीढ़ियाँ, यानी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना। अब पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए 3 उपाय निम्नलिखित हैं। एक तो है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, और हमें जो पर्यावरण है उसके अनुकूल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, चाहे उत्पादन में हो, किसी भी कार्य में हो, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। और पर्यावरण संबंधी जो कानून होते हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे अगर मान लो पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, ठीक है, या फिर नदियों में कूड़ा कचरा फेंकने पर प्रतिबंध है, ये गंदा पानी छोड़ने पर प्रतिबंध है, तो वो सब कानूनों का जो बहुत सख्ती से जो है पालन होना चाहिए, तभी जाके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। चलो, और इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, और जो भी हमारे पास संसाधन है बेटा उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब इस तरह से उपयोग करना है कि उनका अधिक से अधिक उपयोग हो और कम से कम वो वेस्ट हो। चलो आगे चलते हैं। अब है पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम, ठीक है। ये जो हमारा पर्यावरण लगातार जो प्रदूषित होता जा रहा है, उसके परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र में जो उसने जो गलत काम किया है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो उसका प्रभाव उसी तक सीमित रहेगा, ठीक है। ये जो है, ये जो पर्यावरण क्षरण के परिणाम जो है राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, यानी ये उसके आगे भी जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कथन की न्याय संगत व्याख्या करनी है। तो चलो बताते हैं कि किस तरह से ये जो कथन है वो सही है। तो ये कथन जो है पूर्णतः सही है, क्योंकि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अगर हमारे पड़ोसी देशों में प्रदूषण होगा तो उसका असर हमारे देश पर भी होगा। उदाहरण के लिए, जब पश्चिम एशियाई देश ईरान के तेल के कुओं में आग लगी थी बेटा, बहुत दिनों तक ये तेल के कुओं में आग जो थी वो जलती रही, तो इनसे निकलने वाला जो जहरीला धुआं था जिसने वायु को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया था, ये जो प्रदूषण था ये हिमालय तक पहुँच गया था, ठीक है। हिमालय में भी उस वक्त ऐसी बारिश हुई थी जो प्रदूषण वाली बर्फबारी हुई थी, काला, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है, जो आग लगती है तो उसका जो धुआं होता है वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाके वो वाष्प के कणों से मिलकर बादलों का रूप धर लेता है, और वो जब बादलों ने, उस धुएं भरे बादलों ने, ठीक है, उस प्रदूषण भरे बादलों ने जब वहाँ पे हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी की, तो वहाँ पर भी उसने प्रदूषण फैला दिया। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जब कृषि अवशेष या पराली जलाई जाती है तो इसका प्रभाव दिल्ली पर भी पड़ता है। देखते हो ना, उसका सारा धुआं जो है दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब अतः पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी जिम्मेवारी, जितने भी धरती पे प्राणी रहते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो, ठीक है, कि हम क्या करें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। अब है प्रश्न नंबर 9, ठीक है, ये बेटा प्रश्न नंबर 9 है, इसको 9 कर लेना। कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, ठीक है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो ये जो कथन है ये गांधी जी ने कहा था, और ये बिल्कुल कथन जो है सत्य और ठीक है कि एक व्यक्ति जो लालची है और संसाधनों का जो अंधाधुंध प्रयोग करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, अपने लालच के लिए इन संसाधनों का उपयोग करता है, दूसरों के हित के बारे में या भविष्य के बारे में नहीं सोचता, और ना ही उसे ये चिंता रहती है कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जो समाप्त हो जाएंगे, जिनका अंधाधुंध इस्तेमाल करने पर वो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा अगर ये समाप्त हो गए, तो पृथ्वी पर अगर उचित तथा सबके हित को ध्यान में रखकर संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो कोई कमी नहीं है, परंतु स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो कमी है। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो प्रयोग है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के पास तेल के पर्याप्त भंडार न होने के कारण हमारा जो देश है वो तेल के आयात पर निर्भर है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है,
ठीक है, जिसमें हमारी काफ़ी सारी जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में हमें इन संसाधनों का ठीक से प्रयोग करना चाहिए ताकि सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ में भावी पीढ़ी के विकास का स्तर भी बना रहे। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक हो सके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो। जब सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल का कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं तो क्या होता है, जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा एक चीज़ और मुहिम सरकार ने चलाई हुई है कि जब भी आप रेड लाइट पे रुकोगे तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद करोगे, ठीक है। इससे क्या होता है, तेल की बचत होती है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनमें अंतर तो बहुत सारे हैं, तो हम इनमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर इनमें तुलना करें तो किसकी आय ज़्यादा होती है। तो विकसित देशों में जो है प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक होती है। और साक्षरता दर जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, विकसित देशों में, ठीक है। तो विकसित देशों में साक्षरता दर विकासशील देशों की साक्षरता दर की तुलना में अधिक होती है। तीसरा क्या है, तकनीकी विकास। अगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में लें तो विकसित देश जो होते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में जो है विकासशील देशों से बहुत आगे होते हैं। चौथा क्या है, विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं, हॉस्पिटल इत्यादि, वो बेहतर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट हम दे सकते हैं कि जो विकसित देश होते हैं उनमें विकासशील देशों की तुलना में सार्वजनिक सुविधाएं जो है बेहतर होती हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, सड़कों की हो, है ना, पेयजल व्यवस्था की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो। तो ये सारी जो सुविधाएं यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होती हैं। कहाँ पर, विकसित देशों में। किसकी तुलना में, विकासशील देशों की तुलना में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा ये जो प्रश्न है स्रोत आधारित प्रश्न, इसका जो ए पार्ट है, तो इसमें विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। तो आप चाहो तो इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो, क्योंकि धन से सभी चीज़ें और सेवाएं जो है नहीं खरीदी जा सकती जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो आप इतना भी लिख दोगे तो ये उत्तर सही होगा। मैंने जान के थोड़ा बड़ा लिखवाया है क्योंकि ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़े ज़्यादा नंबरों में भी आ जाता है। स्रोत, अभी तो ये स्रोत में आया है इसलिए आप इसको इतना छोटा लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर इसको जनरली वैसे पूछें 3 अंक में तो आपको ये पूरा जो है इसका उत्तर लिखना पड़ेगा कि विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है क्योंकि धन से सभी चीज़ें और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी हो सकती है। उदाहरण प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुरक्षा, संक्रमण योग्य बीमारियों से संरक्षण इत्यादि, ठीक है। अब इसमें उदाहरण दिया है कि जो महाराष्ट्र है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो केरल से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लोगों की इनकम केरल की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह विकास में, ठीक है, अगर विकास में तुलना की जाएगी तो केरल से पीछे, क्योंकि केरल में जो लोग हैं वो अधिक स्वस्थ हैं और साक्षर हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, इसका बी पार्ट है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका सही उत्तर है यूएनडीपी। उसके बाद है, विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए, के लिखना है इसको, ठीक है। तो यह है प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन प्रत्याशा। अब डी पार्ट है इसका, ऊपर लिखे अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास आय के अतिरिक्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि पर भी निर्भर करता है। यूएनडीपी भी लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो बेटा आपकी ये जो वर्कशीट है ये हो गई है, काफ़ी लंबी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आंसर को जो अपनी कॉपी में कर लेना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।